तो आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th चैप्टर 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजी, जिसे हिंदी में हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, ये दो शब्द से मिल करके बना है। एक तो बायो, इसके बारे में आपको तो पता ही होगा, और एक लोगस। देखिए, एग्ज़ाम में कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछ देता है कि बायोलॉजी जो है किस लैंग्वेज से, ये जो शब्द उत्पत्ति हुआ है, शब्द का उत्पत्ति हुआ है, वो किस लैंग्वेज से हुआ है। तो इसका उत्पत्ति हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। किस लैंग्वेज से हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से। तो ग्रीक भाषा के शब्द बायो और लोगस से मिला करके हमारा इंग्लिश भाषा का शब्द बायोलॉजी बना हुआ है, ठीक है। और बायो का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो हमारा आ जाएगा स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन ये डिफिनीशन जो है 12th क्लास के लिए काफ़ी छोटा डिफिनीशन है। तो एक हम स्टैंडर्ड डिफिनीशन के बारे में अगर बात करें तो बायोलॉजी के डिफिनीशन जो इस प्रकार है: विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के शारीरिकी तथा आकारिकी, इंग्लिश में इसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, और इसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। आकारिकी का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। तो आप सब इसे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, बायोलॉजी का जो परिभाषा है, इसमें 2-3 शब्द जो है आपके लिए नया लग रहा होगा। एक तो सजीव, और एक शारीरिकी, और एक आकारिकी। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सजीव, जिसके बारे में आप लोग पहले प्रीवियस क्लासेज में, आप 10th में, 9th में, या फिर 6th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। मुख्य रूप से हम लोग शारीरिकी और आकारिकी के बारे में बात करते हैं। शारीरिकी का मतलब होता है कि कोई भी जीव, जैसे प्लांट हो गया, पौधा, या फिर कोई एनिमल हो गया, मानव हो गया, एनिमल में मानव भी आता है। तो कोई भी जीव हो गया, उसके शारीरिक संरचना कैसी बनावट हुई है, मतलब अंदर से, आंतरिक रूप से कैसी उसकी शारीरिक संरचना है, कैसी उसकी बनावट है, उसके बारे में जो बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शारीरिकी बोलते हैं। और बाहरी बनावट, रूपरेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बाहरी बनावट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकारिकी बोलते हैं। और सजीव के बारे में हम लोग इसके थोड़ा सा बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे।
चलिए यहाँ जगह है, मैं यूज कर लेता हूँ। देखिए, अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई व्यक्ति सबसे प्रथम बार या पहली बार क्या करता है, उसके बारे में कुछ कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है, फैक्ट्स कलेक्ट करता है और उसको एक जगह संकलित करने का प्रयास करता है। उसी व्यक्ति को हम लोग उस सब्जेक्ट के फादर बोलते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु है। इंग्लिश में इसको हम लोग अरिस्टोटल बोलते हैं। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। यानी कहने का मतलब है इन्हीं को हम लोग जीव विज्ञान का पिता क्यों मानते हैं? इसलिए क्योंकि क्या मतलब ये अरस्तु से पहले जीव विज्ञान नहीं था, लेकिन उनके जो फैक्ट्स थे, जो तथ्य थे, बायोलॉजी से संदर्भित जितने भी फैक्ट्स थे जो इधर उधर बिखरे हुए थे, तो सबसे पहले अरस्तु ने ही ये प्रयास किया कि हम लोग आने वाले पीढ़ियों को इसके बारे में इतना नहीं प्रयास करना पड़े, इतना मुश्किल नहीं लगे कि जीवों के बारे में, किसी जीव के बारे में जानना हो तो उसे काफ़ी दिनों का मशक्क़त करना पड़े, काफ़ी मुश्किल मेहनत करना पड़े, काफ़ी प्रयास करना पड़े। और इसी क्रम में आप देखेंगे और भी बहुत सारे कार्य हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि टेक्सोनॉमी का जब खोज किया गया तो उसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी जीव जंतुओं को एक कैटेगरी में रखा जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सांप के बारे में अलग से अध्ययन करें, छिपकली के बारे में अलग से अध्ययन करें और डायनासोर के बारे में अलग से अध्ययन करें तो काफ़ी समय लग जाएगा। अगर हम एक एक जो इंसेक्ट्स है या एक एक जो क्रिएचर्स है, एनिमल्स है, उसके बारे में अगर एक एक करके हम अध्ययन करना शुरू करें तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए टैक्सोनॉमी का खोज किया गया। उसमें क्या किया गया कि आकारिकी रूप से या शारीरिक रूप से, यानी कि ऊपरी बनावट से या आंतरिक बनावट से जिस जीवों में कुछ समानता दिखाई दिया उन सभी को एक वर्ग में रख दिया गया, जिससे आने वाले पीढ़ी को अगर किसी इंसेक्ट्स के बारे में, जैसे मान लीजिए हमको सांप के बारे में जानना है तो हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में जाके पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा सबके बारे में, ठीक है। सरीसृप के बारे में हम जाके पढ़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस समुदाय के जितने भी जीव हैं उनके जो आकारिकी, शारीरिकी कैसे होता होगा, थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा लग जाएगा और उसके बारे में बहुत हद तक हमारी क्या हो जाएगी, नॉलेज में इन्हांसमेंट हो जाएगी। तो आइए, उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे। कभी भी आप जब वीडियो देखना शुरू करें तो आप अपने हाथ में पेन पेपर ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई कर रहे हैं और बिना पेन पेपर का ये पढ़ाई नहीं होता है। देखिए, तो हम लोग एक फैक्ट जाने कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, अरिस्टोटल। तो अभी हमने जाना क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। देखिए, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। इन्हें मुख्य कैटेगरी बोलते हैं हम लोग। मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक जंतु विज्ञान, इसे हम लोग प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं या प्राणी शास्त्र भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। और दूसरा हमारा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोटनी बोलते हैं। देखिए, तो जब आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास में आप बायोलॉजी पढ़ते हो और आपने नोटिस किया होगा कि बायोलॉजी जो होता है, आपने इसे पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा और उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि बायोलॉजी में
पेड़ पौधों के बारे में और जंतुओं के बारे में एक ही में पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप 12th पास करोगे तो आप जब एडमिशन कराने जाओगे ग्रेजुएशन में तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हो, आप जूलॉजी से पढ़ना चाहते हो या बॉटनी से पढ़ना चाहते हो। तो जूलॉजी जो होता है उसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, एनिमल के बारे में अध्ययन करता है, ये पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन नहीं करता है। और बॉटनी जो है ये सिर्फ प्लांट्स के बारे में अध्ययन करता है। किसके बारे में अध्ययन करता है, प्लांट्स के बारे में अध्ययन करता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है। तो बायोलॉजी से इन दोनों को, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जो पढ़ाई था और जो जंतुओं के बारे में पढ़ाई था, जो अलग किया गया उसी को हम लोग क्या बोल दिए, 2 सेगमेंट बोल दिए। और जिन्होंने अलग किया होगा उन्हीं को इन दोनों का पिता बोला जाएगा। तो जीव विज्ञान को जो अलग किया उसका नाम था हमारा अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु। और इसका जो अलग किया वो अरस्तु का शिष्य जिसका नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान का पिता कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के पिता कौन हो गए, अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन हो गए, अरस्तु। ठीक है, लगे हाथ हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो उसका नाम है हिप्पोक्रेट्स। क्या नाम है उसका, हिप्पोक्रेट्स। जो लोग डॉक्टर बनते हैं, जो लोग MBBS करते हैं, जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेट्स की। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन कहलाया, हिप्पोक्रेट्स। जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाया, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेस्टस। तो जो बायोलॉजी का पिता है वही जूलॉजी का पिता है। और बॉटनी का पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस। और चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है, हिप्पोक्रेट्स। अगर मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछूं कि बताइए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आप सब में से मैक्सिमम स्टूडेंट ये जवाब देंगे अरस्तु ने किया। सही बात है कि नहीं, आप सब में से मैक्सिमम स्टूडेंट ये जवाब देंगे कि अरस्तु ने किया। लेकिन ये जवाब आपका गलत होगा। तो किसने किया था, जिसका नाम हम लोग जान लेते हैं, 2 वैज्ञानिक लैमार्क तथा ट्रेविनस। लैमार्क तथा ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी हमारी, इसमें आप पढ़े फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान के पिता। और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अरस्तु ने नहीं किया था। किसने किया था, लैमार्क और ट्रेविनस ने। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। आप नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज करके वहां से भी, वैसे भी आप कर सकते हो। देखिए, बायोलॉजी जो है एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, अगर विज्ञान में बायो को अगर स्थान दिया जाए, देखा जाए कि ये कितने नंबर पे आता है सेगमेंट के क्लासिफिकेशन के आधार पे, तो इसके काफ़ी बड़े बड़े ब्रांचेज हैं। बड़े मतलब काफ़ी लार्ज ब्रांच है इसके। यानी कि हमने तो 2 मुख्य ब्रांच देखा। पहला, अगर जीव विज्ञान के शाखा के बारे में बात करें, हम जीव विज्ञान के शाखाएं, इसके बारे में बात करें हम, तो 2 हमने मुख्य रूप से पढ़ा। एक था हमारा जूलॉजी, जंतु विज्ञान, और एक था हमारा दूसरा बॉटनी,
वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके अलावे भी बायोलॉजी के काफ़ी ब्रांचेज पाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख ब्रांचेज को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको अलग सेगमेंट में रखा गया है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म जीवी विज्ञान। अगर हम लोग सेल के बारे में जानते हैं ना, तो सेल जैसे सेल का अलग से अध्ययन करना चाहें तो उसके लिए साइटोलॉजी, जिसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का, कोशिका विज्ञान इसको बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन। अगर हम ऊतक का अध्ययन करना चाहें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन। यदि हम लोग फंगस के बारे में अध्ययन करना चाहें, जो कवक होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। कवक विज्ञान या कवक का अध्ययन। यदि हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ना चाहें तो पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन। यदि हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ना चाहें, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान या प्रतिरक्षा का अध्ययन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। तो इस तरह से अभी और भी बहुत सारे सेगमेंट हैं, जैसे इकोलॉजी है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वातावरण का अध्ययन करते हैं हम लोग। उसी तरह से अभी बहुत सारा सेगमेंट है। ठीक है, हम डिस्कस करोगे तो इतना हम लोग के लिए जानना, बायो के स्टूडेंट हैं तो इतना अभी जानना हम लोग के लिए आवश्यक है, तो इतना हम लोग जाने। तो ये सारा हमारा रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर के तरफ, अपने जो एक्चुअल में जो क्लास है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप सब मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, या आप फेसबुक पे पुरुषोत्तम सम्राट लिख के सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरा आईडी आ जाएगा। ठीक है, या इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरा आईडी वहाँ पे आ जाएगा, तो आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जीवों में जनन, हमारे चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर के नाम में मुख्य रूप से दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं के बारे में तो तुम लोगों को पता ही है, जीवों में जनन में। अब जीव के बारे में और जनन के बारे में दो मुख्य रूप से शब्द जो प्रयोग किए गए हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जीव क्या है। जीव क्या है? कौन बोलेगा? आप सब में से कौन बताएगा कि जीव क्या है? आप बताएंगे? आप लोग बताइए। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। देखिए जीव क्या है, तो जीव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। तो जीव सजीव तो एक ही बात है। ठीक है, तो हम अगर कोई पूछता है कि जीव क्या है तो आप क्या बताएंगे? कि जिसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित लक्षण। देखिए अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो आप लिखेंगे क्वेश्चन जीव क्या है, और उसके बाद लिखेंगे जो मैं बात बोला, जो बोर्ड पे लिखा नहीं है, बोला हूँ लिखा नहीं हूँ, जिनमें। ठीक है, तो आप जिनमें अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जिनमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं,
पाए जाते हैं जीव या सजीव कहलाते हैं, जीव या सजीव कहलाते हैं। तो पहला लक्षण कौन सा हमारा हो जाएगा कि जितने भी जीव होते हैं वो पोषण करते हैं। क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण करने का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, यानी कि वातावरण में मौजूद जो भी पोषक तत्व है उसको हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करना और उसका उपयोग में लाना। ये कौन कर सकता है? सजीव कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई निर्जीव का आप एग्जाम्पल लेंगे तो वो पोषण नहीं करता है। दूसरा, वृद्धि करना। दूसरा उसका क्या कार्य होता है? वृद्धि करना। वृद्धि करने का मतलब क्या होता है? आप देखेंगे कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो आज ही, अगर मान लेते हैं, मतलब आज कोई ज़रूरी नहीं कि आज जन्म ले लेगा, लेकिन मानते हैं कि आप देखे होंगे ऐसे छोटे बच्चों को। तो छोटा बच्चा जो अगर जिस दिन जन्म लेता है उस दिन आप देखेंगे कि उसकी पैर की उंगली की साइज़ या हाथ के या कहीं के भी उसका जो साइज़ है वो क्या होता है? इंक्रीज, मतलब इतना छोटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, उसकी उंगलियां बढ़ जाती है, उसके हाथ पैर बढ़ जाते हैं, उसके शरीर बढ़ जाता है। आप ही अब खुद से देखिए कि आप आज से 10 साल पहले जितनी आपकी हाइट थी, क्या आज भी उतनी ही है? आपकी वजन, शरीर का वजन, भार जितना 10 साल पहले था, क्या आज भी उतना ही है? नहीं है ना, मतलब वृद्धि हुई है ना, लंबाई बढ़ी है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है? जो सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? वृद्धि होता है। और ये वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि कैसी होती है बता दो आप? आंतरिक वृद्धि होती है। आंतरिक वृद्धि कहने का मतलब क्या होता है कि शरीर के, अगर किसी व्यक्ति का, किसी जीव का शरीर का वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर पे मैल जम गया है और वो मोटा ताजा दिखने लगा, ऐसे तान के चलने लगा, ऐसा थोड़े है। आंतरिक वृद्धि हुआ है। आंतरिक वृद्धि कहने का मतलब क्या है? उसकी कोशिकाओं का वेट बढ़ा है, उसकी कोशिकाएं उसके वेट को क्या किया? इंक्रीज कर दी है। जैसे अब रेगिस्तान में जाओगे तो कोई छोटा सा टीला है, टीला समझ रहे हैं ना आप लोग, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई बालू का छोटा सा ऊंच स्थान है, टीला है, तो आज उसकी साइज़ जो है 1 फीट, अगर आपने नापा होगा, अब गए घूमने गए और देखे उसको नापे तो 1 फीट था, और कुछ दिनों के बाद आप गए तो देखे वो 4 फीट हो गया। वृद्धि तो उसकी भी हुई है, तो क्या आप उसे सजीव कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो जो वृद्धि हुई है वो आंतरिक वृद्धि हुई। जैसे मान लीजिए आप धूल का परत देखते होंगे कि हवा से जो धूल आता है, तो धूल जो होता है एक परत 2 परत 3 परत बनाते जाता है, तो वृद्धि तो उसमें भी हो रही है, लेकिन आप उसे सजीव नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो जो वृद्धि हुई है वो आंतरिक नहीं हुई है, वो बाह्य वृद्धि हुई है। तो जीवों में जो वृद्धि होती है वो कौन सी वृद्धि होती है? आंतरिक होती है। तीसरा, वो श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन करता है। चौथा लक्षण क्या है कि ये एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं, मूव करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक और बात आएगी, सर पेड़ पौधे इसका मतलब सजीव नहीं है। तो ये कोई मतलब एग्जैक्ट ये बात नहीं है कि वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। पेड़ पौधे मूव नहीं करते हैं लेकिन वो भी सजीव है। इनमें से कोई ज़रूरी नहीं कि कोई पूरा लक्षण फुलफिल करे, ठीक है। तो मूव करेगा, उसको अगर हम कंसीडर नहीं भी करते हैं तो जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? उपापचय करते हैं। क्या करते हैं? उपापचय करते हैं। उपापचय यानी कि इंग्लिश में, इसका इंग्लिश लिखेंगे तब समझ में आएगा। इंग्लिश इसका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें मुख्य रूप से 2 कार्य होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक केटाबॉलिज्म। एक क्या होता है? एनाबॉलिज्म, और प्लस केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म बराबर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उपचय प्लस अपचय बराबर उपापचय। अब हम लोग इन सभी टर्म के बारे में समझ लेते हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, हमारी जो बॉडी है या किसी भी जीव की बॉडी है उसमें 2 क्रियाएं जो होती है परस्पर चलती रहती हैं। पहला एनाबॉलिज्म और दूसरा केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या होता है
सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, और कैटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी। यानी कहने का मतलब क्या होता है, आप जैसे खाना खाते हो, खाना खाए उससे क्या हुआ, एनर्जी आपके शरीर में स्टोर होगा, तो स्टोर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। लेकिन उस स्टोर हुए ऊर्जा का आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, अब दिन भर खाते थोड़े रहते हो, उस ऊर्जा का आप खर्च भी करते हो, तो क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। यानी कि जब ऊर्जा स्टोर हो रहा है उसको हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और जब ऊर्जा खर्च हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो जीव होते हैं उनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं, जो निर्जीव होते हैं उनमें इस तरह की कोई लक्षण नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे क्या है, सजीव के क्या हुए हैं, लक्षण है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और लक्षण देख लेते हैं। जो सजीव होते हैं उनमें अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। अनुकूलन, एडेप्टिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी यानी कि की क्षमता पाई जाती है, जिसे हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए, अनुकूलन कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आप बिहार में रहते हो, और बिहार में रहते हो, यहाँ गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है और बरसात भी होता है, आप तीनों मौसम में रहते हो। अगर हम आपको हिमाचल प्रदेश ले जा करके पहाड़ी पे रख दें, अगर आपको हम हिमाचल प्रदेश ले जाके पहाड़ी पे रख दें, घर और बनवा दें, अच्छा से गाड़ी वाड़ी खरीद दें, घूमने उमने का जगह मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको हम ले जा करके वहाँ पे रख देते हैं तो क्या आप मर जाएंगे, मतलब आप वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपका तबीयत खराब हो, आपको बुखार लगे, सर्दी हो, हालांकि ये बुखार सर्दी अभी बहुत खतरनाक चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो बुखार सर्दी पहले ठीक था, अभी जो है उसका दूसरा बात हो जा रहा है। मतलब हो सकता है कि आपको सर्द के वजह से, वातावरण में चेंज के वजह से, परिवर्तन के वजह से आपको कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, आपकी कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम झेलना पड़े, वो हो सकता है। लेकिन आप वहाँ मतलब क्या होता है, एक दूसरे के जैसे होते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन। यानी कि ये आकार की और शरीर की दोनों, मतलब शरीर के आंतरिक बनावट और शरीर के बाहरी बनावट दोनों से अगर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो होते हैं अपने, यानी कि अलैंगिक विधि से जन्म लिए जितने भी संतति होते हैं अपने माता पिता के, यानी अपने जनक के समान होते हैं। ठीक है, दूसरा, इस जनन में एकल मातृत्व होता है, एकल मातृत्व होता है। एकल मातृत्व कहने का मतलब क्या होता है, यूनिपेरेंटल। ये क्या होते हैं, यूनिपेरेंटल होते हैं, यानी कि एक ही किसी एक ही जीव, यानी अब परिभाषा में भी आप लोग पढ़े कि एक ही लिंग वाले जीव की आवश्यकता होती है, दो विपरीत लिंग वाले जीव की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए क्या होते हैं, एकल मातृत्व, यानी कि किसी एक ही सेक्स के, या वो मेल हो या वो फीमेल हो, उसकी आवश्यकता होती है। तीसरा हम लोग देखते हैं, अब नोट डाउन करते चलेंगे। थर्ड नंबर है हमारा कि अलैंगिक जनन से जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं, या अलैंगिक जनन जो होता है उसमें, अलैंगिक जनन में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं, या अलैंगिक जनन, क्या जो जीव उत्पन्न होते हैं अलैंगिक जनन से, या उस अलैंगिक जनन का क्या विशेषता है, इसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा नंबर हमारा ये है कि इससे जो भी, मतलब इस जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है, युग्मक का। तीसरा विशेषता हमारा है कि अलैंगिक जनन में युग्मक तथा युग्मनज, युग्मक तथा युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, युग्मक तथा युग्मनज का निर्माण। चौथा विशेषता हमारा है, अलैंगिक जनन का चौथा विशेषता है
इसमें जितने भी विभाजन होते हैं, इसमें सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। समसूत्री, मिटोसिस, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिटोसिस। समसूत्री होते हैं, समसूत्री होते हैं। देखिए, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन अगर आपको पता नहीं है तो आप इसमें एक वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, या मैं आगे इसकी जब समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों बताऊंगा तो वहाँ पे मैं चर्चा करूँगा। 5th नंबर जो हमारा है कि ये अलैंगिक जनन विशेषतः निम्न प्रकार के या निम्न श्रेणी के जीवों में या पादपों में पाए जाते हैं, पाया जाता है या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में, तो इस वीडियो में हम लोग अभी जनन के प्रकार पढ़ रहे थे और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े हैं और अलैंगिक जनन के विशेषता के बारे में पढ़े हैं और अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें।